हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगा चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय कार्बन और उसके यौगिक के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। एथेनॉल क्या है? देखिए, हमने पढ़ा कि कार्बन अकेला 5 बिलियन से भी ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है और इतने सारे यौगिक अकेला कार्बन जब बनाता है तो इनमें से कुछ यौगिक हमारे बहुत अधिक काम आते हैं। उन यौगिकों में से एक हमारे पास एथेनॉल भी है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह काम आता है। इसके अधिक उपयोग होने की वजह से हम इसको अपने सिलेबस के अंदर अध्ययन करते हैं। तो यही एथेनॉल है जिसका आज हमें अध्ययन करना है। एथेनॉल क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, जो एथेनॉल है, एथेनॉल का अगर मैं रासायनिक सूत्र लिखूं तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ये एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। एथेनॉल अल्कोहल की कैटेगरी में दूसरे नंबर पे आने वाला अल्कोहल है। देखिए, जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल वह यौगिक होते हैं जिनमें एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा करके और OH जोड़ दिया जाए। अर्थात अल्कोहल वो यौगिक होते हैं जिनमें एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम करके और OH फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया जाए, OH जोड़ दिया जाए, उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। जैसे ये मेरे पास देखिए, यहां पर मीथेन है, CH4 मीथेन। इसमें से मैं क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं और उसकी जगह OH को जोड़ देता हूं। तो क्या होने वाला है? देखिए, यहां पर एक हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? यहां पर 3। एक हाइड्रोजन हमने यहां से रिमूव कर दिया है इस पोजीशन से। उसके बाद मुझे क्या करना है? OH जोड़ना है। तो जो कार्बन है यहां पर मुझे इसके साथ OH जोड़ देना है। इसको सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं हम। देखिए, CH4 क्या होता है? मीथेन। CH4 का जो नाम है वह है मीथेन। ये देखिए, और यहां पर हमने क्या किया? OH को जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन को हटा करके OH को जोड़ दिया। तो अब ये क्या बनने वाला है? ये बन जाएगा CH3। 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं यहां पर और एक OH जुड़ गया, CH3OH। नाम कैसे रहेगा? इसका नाम देने के लिए हमें E को जो है वो यहां से हटाना पड़ेगा और OL जो है वो जोड़ना पड़ेगा। तो इसका नाम बन जाएगा METHANOL, मेथेनॉल। आप हिंदी में इसको अगर लिखते हैं तो मेथेनॉल लिखेंगे। ये हमारे पास मेथेनॉल जो सबसे सरलतम अल्कोहल है वह बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एथेनॉल को भी बना सकते हैं। देखिए, एथेनॉल का सूत्र किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए, हमारे पास एथेन होगा, एथेन का जो सूत्र होगा C2H6। एथेन का सूत्र होता है 2 कार्बन के साथ और 6 हाइड्रोजन के परमाणु वहां पर जुड़े होते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके और OH उसकी जगह जोड़ देते हैं। तो क्या बनने वाला है हमारे पास? देखिए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन बचेंगे क्योंकि एक हमने वहां से हटा दिया है और उसकी जगह क्या जोड़ देना है? OH जोड़ देना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर OH जोड़ दिया है। तो इसका क्या सूत्र बन गया है? C2, 2 कार्बन हो गए और H5 हो गए और OH, C2H5OH।
इसका नाम देखते हैं हम कैसे बनेगा। नाम हमारे पास यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनाना है। ये हमारे पास था एथेन। इथेन का हमें क्या करना है, ई को हटाना है और ई को हटा करके और OL उसके अंदर क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा देखिए ETHAN, एन के बाद ई था वो हट गया और OL जुड़ जाएगा, ओल, एथेनॉल। ये देखिए ये एथेनॉल बन गया। तो इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH, एथेनॉल। इसी तरह से अगर हम इसी सीक्वेंस में और आगे बढ़ेंगे, एथेनॉल एथेन से बन गया, प्रोपेनॉल प्रोपेन से बनेगा, ब्यूटेनॉल ब्यूटेन से बनेगा, और हम इस तरीके से बहुत सारे अल्कोहल बना सकते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण अल्कोहल हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं एथेनॉल का। तो एथेनॉल जो है हमारे पास उसका रासायनिक सूत्र होगा C2H5OH। इसके मैं अगर सामान्य नाम की बात करता हूं तो इसका सामान्य नाम होगा C2H5 होता है इथाइल ग्रुप, और उसके साथ OH जुड़ गया है एथाइल, और OH किसके लिए आता है, अल्कोहल के लिए। तो नाम हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। इसका नाम होगा सामान्य नाम क्या होगा एथेनॉल का, एथाइल अल्कोहल। ठीक है। तो इसके नाम के बाद अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं जो एक नियम के अनुसार दिया जाता है, तो वो IUPAC नाम है इसका एथेनॉल, सूत्र C2H5OH। इस एथेनॉल के बारे में हमें पूरा डिटेल जानना है। क्या क्या जानना है, इसके भौतिक गुणों को जानना है, इसके रासायनिक गुणों को जानना है, ये कहाँ उपयोग होता है यह हमें जानना है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एथेनॉल के भौतिक गुण। यह रंगहीन द्रव के रूप में पाया जाता है, अर्थात यह रंगहीन द्रव होता है। देखिए यह रंगहीन अर्थात इसका कोई रंग नहीं होता, यह रंगहीन द्रव होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता और द्रव अवस्था में मिलता है। आइए अब हम इसके दूसरे गुण की ओर चलते हैं। जो एथेनॉल है उसका दूसरा गुण हम उसके स्वाद को लेते हैं। जो एथेनॉल है उसके स्वाद की अगर हम बात करते हैं तो वो बड़ा ही तीक्ष्ण होता है, अर्थात इसका जो टेस्ट है वो बर्निंग होता है, जलाने वाला होता है। अगर हम इसको थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे तो ये हमें ऐसा महसूस करवाएगा जैसे अंदर जल गया हो। तो इसका जो स्वाद है वह बहुत ही तीक्ष्ण होता है। इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है, इसका तीक्ष्ण स्वाद होता है, अर्थात बर्निंग टेस्ट होता है। इसके बाद हम इसका तीसरा गुण देखते हैं। देखिए तीसरा गुण यह है कि अगर हम इसको उबालने लगे, जो एथेनॉल है वो द्रव अवस्था में होता है और हम इस द्रव को उबालने लगे तो इसका जो क्वथनांक होगा वो 78 डिग्री सेल्सियस होगा। यह भी इसका एक भौतिक गुण है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए ये इसका तीसरा गुण था। और अगर हम इसकी घुलनशीलता की बात करें कि यह घुलेगा या नहीं घुलेगा, तो देखिए जो एथेनॉल है, एथेनॉल जल के अंदर किसी भी अनुपात में घुलने के लिए तैयार रहता है। यही इसका अगला गुण भी है। यह है जल के साथ किसी भी अनुपात में घुल सकता है। जल के साथ किसी भी अनुपात में घुल सकता है। आप चाहे कम जल लें, ज्यादा एथेनॉल लें तब भी घुल जाएगा, ज्यादा जल लेंगे कम एथेनॉल लेंगे तब भी घुल जाएगा। इसके बाद हम एक और गुण लेते हैं और वह गुण है हमारा नंबर 5। यह उदासीन होता है।
इसकी जो प्रकृति है वह कैसी है? उदासीन होती है। यह उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। अर्थात अगर हम इसको लिटमस पेपर के साथ चेक करें, लिटमस पेपर के ऊपर, लिटमस कागज के ऊपर एथेनॉल को डाल करके और फिर चेक करें, तो ना तो यह ब्लू लिटमस को लाल लिटमस में बदलेगा और ना ही लाल लिटमस को ब्लू लिटमस में बदलेगा। अर्थात ना तो यह अम्लीय है और ना ही यह क्षारीय है। तो इसकी प्रकृति कैसी रहेगी? फिर इसकी उदासीन प्रकृति होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एथेनॉल के कुछ भौतिक गुण थे। चलिए अब हम चलते हैं एथेनॉल के रासायनिक गुणों की ओर। एथेनॉल के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने से पहले आइए हम जरा पहले एथेनॉल को कैसे बनाते हैं इसका अध्ययन कर लेते हैं। एथेनॉल के बनाने की विधि, एथेनॉल के बनाने की विधि देखिए कैसे हम इसको एथेनॉल को तैयार करते हैं। लार्ज स्केल पे बनाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में हम इसका उत्पादन कैसे करते हैं। एथेनॉल जो है बहुत ही साधारण तरीके से बनाया जाता है। देखिए किस प्रकार से और किस विधि से हम इसको बनाते हैं। एथेनॉल को बनाने के लिए हम किण्वन विधि का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एथेनॉल को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है। इंग्लिश में हम इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। किण्वन विधि के अंदर क्या किया जाता है? किण्वन विधि में एक बड़े अर्थात जटिल कार्बनिक यौगिक को तोड़ा जाता है सिंपल अर्थात सरल कार्बनिक यौगिक में। किसकी सहायता से? सूक्ष्म जीवों की सहायता से। अर्थात किण्वन विधि क्या हो गई? वह विधि जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक को सिंपल अर्थात सरल कार्बनिक यौगिक में सूक्ष्म जीवों की सहायता से बदला जाए, उसको हम किण्वन विधि कहते हैं। देखिए मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, क्या होता है? वह विधि जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्म जीवों की सहायता से तोड़कर अर्थात अपघटित करके और सरल कार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है, सरल कार्बनिक यौगिकों में बदला जाए, उस विधि को किण्वन विधि कहते हैं अर्थात फर्मेंटेशन प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड are converted into simpler carbon compounds with the help of microorganisms, that is called fermentation process। fermentation process कहते हैं। कैसे करते हैं? कौन सी अभिक्रिया होती है? आइए जरा देखते हैं। देखिए हम सबसे पहले इसके लिए क्या लेते हैं? जो मोलासिस होते हैं अर्थात गन्ने की जो खोई होती है, गन्ने की जो शुगर होती है उसको लेते हैं। और गन्ने की जो शुगर है उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये होगा। और हम यहां पर इसको क्या करेंगे? जल की उपस्थिति में रखेंगे। गन्ने की जो खोई होती है उसको जल की उपस्थिति में रखा जाएगा बहुत दिनों तक। और इसमें यीस्ट जो होता है, यीस्ट उसको डाला जाएगा और उसको डाल करके और बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाएगा। उसको छोड़ने के बाद देखिए क्या होने वाला है? जो यीस्ट होता है उसमें दो एंजाइम मिलते हैं, उसके अंदर दो एंजाइम मिलेंगे। एक कौन सा एंजाइम होगा? एक होगा इन्वर्टेज और दूसरा एंजाइम कौन सा होगा? जाइमेज। तो ईस्ट जो है, ईस्ट के अंदर का कौन सा एंजाइम? ईस्ट के अंदर का इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज। वह क्या करेगा? जो हमारे पास शुगर है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? वो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बना देगा और साथ में फ्रक्टोज बना देगा C6H12O6 फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो यहां पर हमारे पास यौगिक बनेंगे। अगर हम यहां पर ये क्या है हमारे पास?
गन्ने की खोई में मिलने वाली शुगर अर्थात गन्ने से प्राप्त होने वाली शुगर चीनी, वो है हमारे पास शुगर। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। उसको जल के साथ मिलाया, उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जो गन्ने की खोई है वो ईस्ट एंजाइम हम उसमें डाल देंगे, तो ईस्ट के अंदर का जो इन्वर्टेज एंजाइम होगा वो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा। अब देखिए क्या होता है, जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है दूसरे चरण में C6H12O6 ग्लूकोज है ये, और ग्लूकोज वही जल की उपस्थिति में रहेगा, जल रहेगा, और जल की उपस्थिति में जो ईस्ट है, ईस्ट के अंदर मिलने वाला जाइमेज जो एंजाइम है वह एंजाइम क्या करेगा, इसको एथेनॉल में बदल देगा। क्या बना देगा, C2H5OH एथेनॉल बना देगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये बन गया देखिए आपका यहाँ पर एथेनॉल। तो एथेनॉल इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने एथेनॉल बनाया वो क्या किया है, एक जटिल यौगिक लिया, जटिल कार्बनिक यौगिक शुगर, और उसको हमने क्या किया, इन्वर्टेज और जाइमेज जैसे एंजाइम अर्थात माइक्रो एंजाइम अर्थात सूक्ष्म जीव की सहायता से हमने उसको तोड़ लिया सिंपलर यौगिक में, और सिंपलर अर्थात सरलतम कार्बनिक यौगिक बना लिया एथेनॉल। तो कौन सी प्रोसेस से बनाया, किण्वन विधि से बनाया, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस से अर्थात किण्वन विधि से एथेनॉल का उत्पादन कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं कि एथेनॉल के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं कि यदि हम एथेनॉल को अर्थात C2H5 को जलाएं या दहन करें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि एथेनॉल जो है ना वह क्या है, एक द्रव पदार्थ है, जैसे केरोसिन का ऑयल होता है, केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल होता है, उसको हम देखते हैं तो वो द्रव अवस्था में मिलता है, वैसे ही एथेनॉल जो है ये भी द्रव अवस्था में मिलता है। और द्रव अवस्था में होने के बावजूद जब हम इसका दहन करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो एथेनॉल का रासायनिक गुणधर्म, इसमें हम सबसे पहले लेंगे एथेनॉल का दहन अर्थात कंबशन। अगर हम एथेनॉल का कंबशन करवाते हैं, दहन करते हैं, तो क्या होता है, क्या उत्पाद बनता है। देखिए सबसे पहले हम एथेनॉल का सूत्र लिखेंगे C2H5OH, ये हो गया हमारे पास एथेनॉल। और फिर हमें क्या करना है, एथेनॉल का दहन करना है। दहन करने के लिए अर्थात उसको जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो जब हम इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति या हम वायु बोल सकते हैं, वायु की उपस्थिति में जब हम इसको जलाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको जलाएंगे। जलाने पर जब हम एथेनॉल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म में कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या क्या बनता है। तो यहाँ पर बनेगा सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा, ऊष्मा बनेगी और साथ में कुछ प्रकाश भी उत्पन्न होगा। ये जो उत्पाद है वह बनेगा। जो हमारे पास एथेनॉल है, एथेनॉल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं अर्थात दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश बनता है। देखिए इस गुण के कारण कि यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा देता है उसको क्या कहते हैं, कोई भी पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा देता है उसको ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये एथेनॉल है उसको हम ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अतः इस अभिक्रिया की वजह से कि एथेनॉल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा दे रहा है, इसकी वजह से इस अभिक्रिया को अर्थात एथेनॉल को जला करके हम ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि यह एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। अतः
एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। ईंधन के रूप में कार्य करता है, अर्थात एथेनॉल एक ईंधन है, फ्यूल है। हम इसको जलाएं तो ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे ब्राजील जैसा देश, जहां पर पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिला करके और गाड़ियों में भरा जाता है। गाड़ियों को चलाने के लिए उसमें डालने वाला जो पेट्रोल होता है उसमें कुछ मात्रा एथेनॉल मिला दिया जाता है और एथेनॉल जलकर क्या करता है, ऊष्मा प्रदान करता है। इस प्रकार पहले गुणधर्म के बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे गुणधर्म की ओर कि एथेनॉल का यदि हम ऑक्सीकरण करवा दें, अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दें, तो क्या उत्पाद बनने वाला है। देखिए, दूसरा गुणधर्म है हमारे पास यहां पर एथेनॉल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अर्थात क्या होता है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। यदि हम यहां पर एथेनॉल के साथ ऑक्सीजन को जोड़ें, अर्थात ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाएं, तो क्या उत्पाद बनने वाला है। देखिए जरा, ये मेरे पास एथेनॉल है, C2H5OH एथेनॉल हो गया, और एथेनॉल को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ऑक्सीजन को एथेनॉल के साथ जोड़ रहे हैं। ये देखिए, एथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ जोड़ रहे हैं। यहां पर ये हमारे पास एथेनॉल है, ये हमारे पास यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन जो परमाणु की अवस्था में हो। तो यहां पर यह जो ऑक्सीजन है वो परमाणु की अवस्था में है। नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे और एथेनॉल के साथ उसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखिए, इसको जोड़ने के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए होंगे। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। जब हम एथेनॉल को सीधे ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, वो पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, देते हैं, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एल्कलाइन KMnO4 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहां पर क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट बोलते हैं KMnO4 को, उसका हम यहां पर उपयोग करेंगे। ये जो पोटासियम परमैंगनेट है ये यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहां पर, एल्कलाइन KMnO4 का। या आप यहां पर K2Cr2O7 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट, इसको भी आप ले सकते हो। इसको अगर आप उपयोग करते हो तो ये एसिडिफाई होना चाहिए, एसिडिफाई होना चाहिए, अर्थात पोटासियम डाइक्रोमेट। यहां पर भी देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन देगा, और वो पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रदान करे उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर चाहे तो हम एल्कलाइन KMnO4 का इस्तेमाल करें, चाहे यहां पर K2Cr2O7 का इस्तेमाल करें। साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। यदि हमने ये दो कंडीशन दे दी तब यहां पर ये जो ऑक्सीजन है एथेनॉल के साथ जुड़ जाएगी, और जुड़ करके क्या बनने वाला है, देखिए यहां पर ये जो हमारे पास C2H5OH है ये बदल जाएगा CH3COOH के अंदर, अर्थात इथेनॉल क्या बना देगा, CH3COOH।
और CH3COOH क्या होता है? एथेनोइक एसिड होता है। तो यहां पर क्या बन गया? ये एथेनोइक एसिड बनेगा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। और साथ में क्या बनने वाला है? जल बनने वाला है, H2O, वाटर बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने तीसरे गुणधर्म की ओर कि यदि एथेनॉल को हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवा दें तो क्या बनने वाला है? तो एथेनॉल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तीसरा गुणधर्म है यहां पर एथेनॉल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया करेंगे यहां पर हम? एथेनॉल की सोडियम धातु के साथ। देखिए C2H5OH एथेनॉल हो गया, और इसको किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? सोडियम धातु के साथ। तो सोडियम का संकेत होता है यहां पर Na, सोडियम ले लिया हमने। जब हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे एथेनॉल को, ये यहां पर मेरे पास है एथेनॉल, और एथेनॉल को किसके साथ अभिक्रिया करवाया जा रहा है? Na के साथ, अर्थात सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम क्या करने वाला है? सोडियम देखिए यहां जाएगा और इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा, रिमूव कर देगा, और जब ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा तो सोडियम उसकी जगह आकर के जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा? देखिए जरा, ये देखिए यहां पर दोनों अभिक्रिया करेंगे, यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा। देखिए यहां पर सोडियम आएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन को हटा के खुद यहां पे इसकी जगह आ जाएगा। तो क्या बनने वाला है? C2H5O। यहां तक तो है ही है, अब H हट गया है और क्या आ गया इसकी जगह? Na। यहां पर हम Na लिख देंगे। ये देखिए C2H5O Na, ये हो गया, और ये क्या निकल जाएगा यहां से? H निकल जाएगा, लेकिन H2 के रूप में निकलेगा। इस प्रकार से हमारे पास यहां पर ये जो है सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड, यह बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। इस अभिक्रिया को हम संतुलित कर लेंगे, तो संतुलित करने के लिए सोडियम के 2 परमाणु हम यहां पर लेंगे, और सोडियम के 2 परमाणु लेंगे तो हमारे पास यहां पर सोडियम इथॉक्साइड के भी 2 अणु बनेंगे। चौथा हमारे पास जो गुणधर्म है वो है एथेनॉल का निर्जलीकरण। क्या रहेगा? एथेनॉल का निर्जलीकरण। अर्थात निर्जलीकरण को हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, अगर हम एथेनॉल को अभिक्रिया करवा दें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो वो क्या करेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 जो एथेनॉल है, इस एथेनॉल में से जल को अलग कर देगा, और जल को अलग करना क्या कहलाता है? डी का मतलब होता है रिमूव करना, निर का मतलब हटाना, और जल मतलब वाटर, जल यहां पे भी हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। वाटर को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। वाटर को रिमूव कर देना तो क्या कहलाएगा हमारे पास? डिहाइड्रेशन किसको बोलेंगे? रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को रिमूव करना, वो कहलाता है डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण भी यही होता है, जल को अलग कर देना, किसी यौगिक से जल को अलग करना निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें एथेनॉल में से जल को अलग करना है। देखिए एथेनॉल का सूत्र जो हम पढ़ चुके हैं C2H5OH होता है। अब आप कहेंगे इसमें जल तो दिखाई नहीं दे रहा, आप ध्यान से देखिए जल दिख रहा है, OH तो ये रहा और H यहां पर है। OH और H ये देखिए दोनों है यहाँ पर, और OH में जब आप H जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? H2O बन जाता है, हाइड्रोजन 2 होगा, एक ऑक्सीजन हो गया। तो इसका मतलब इस अल्कोहल के अंदर अर्थात एथेनॉल के अंदर जल उपस्थित है। अब इस जल को हमें यहां से निकालना है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा,
गर्म करके नहीं निकाल पाएंगे कि हम केवल गर्म कर दें और जल निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, निर्जलीकारक अभिकर्ता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, अर्थात ऐसा पदार्थ लेना पड़ेगा जो इसके अंदर से जल को खींच लाए, बाहर निकाल दे, अलग कर दे। और उसके लिए हम यहां पर क्या उपयोग करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल करेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 का उपयोग करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, और इसको हम 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म भी करेंगे। तो जब हम एथेनॉल को, ये मेरे पास यहां पर क्या है, एथेनॉल, और जब मैं एथेनॉल को 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता हूं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो वो इसमें से जल को निकाल देगा। और इसमें से जब जल निकल जाएगा तो बताइए क्या बचने वाला है, देखिए यहां पर C तो 2 ही रहेंगे क्योंकि जल ही निकालना है केवल, तो C 2 बच गए। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन 5 है उनमें 4 बच जाएंगे क्योंकि ये OH और एक इसका H, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, इधर चला जाएगा H2 बनाने के लिए, जल को अलग करने के लिए, तो यहाँ बचेगा H4, तो C2H4 ये हमारे पास यहाँ पर बनने वाला है C2H4, और साथ में क्या निकलेगा, जल निकलेगा, H2 अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का ये काम है जल को अलग करना। और हम पढ़ भी यहाँ पे यही रहे हैं, निर्जलीकरण अर्थात जल को अलग कर देना एथेनॉल में से। तो एथेनॉल में से जल को जब हमें अलग करना है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करेंगे, जो 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर इसकी उपस्थिति में एथेनॉल C2H4 बना देगा। C2H4 क्या होता है, देखिए C2 और H4, ये देखिए आपको याद आ गया होगा, C2H4 क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, और डबल बॉन्ड है तो ईन हो गया, तो एथीन बना देगा। क्या बन गया है ये, एथीन। तो यहां पर हमारे पास जब हम एथेनॉल को 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एथीन बनता है, एथीन बनेगा, और यहाँ पर वाटर अलग हो जाएगा। और वाटर अलग होने से हम इस अभिक्रिया का नाम निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन करते हैं। तो 5वीं और अंतिम हमारे पास रासायनिक गुणधर्म है, वह क्या है, एथेनॉल की एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब हम एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनने वाला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। हम यहाँ पर एथेनॉल लेते हैं C2H5OH, ये हमारे पास एथेनॉल है। हम यहाँ पर एथेनॉल लेते हैं, देखिए हम यहाँ पर एथेनॉल लेते हैं C2H5OH, ये है एथेनॉल, ठीक है। और इसको हमें अभिक्रिया करवाना है किससे, एथेनोइक अम्ल से। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ये हमारे पास है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड अर्थात अम्ल रहेगा ये हमारे पास। इन दोनों को अभिक्रिया करवाएं। यहां पर ये क्या है, एक एल्कोहल है, याद रखिए आप, और यहां पर ये क्या है, एक एसिड है। और जब किसी एल्कोहल को किसी एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं, एस्टर। देखिए ये दोनों अभिक्रिया करेंगे। इन दोनों को अभिक्रिया करवाने के लिए हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ बूंदें आवश्यक हैं, और साथ में हमें उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। जब हम एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो देखिए क्या होने वाला है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, इस हाइड्रोजन को ये जो C2H5 दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो C2H5 है जाएगा और इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस करने का मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है यहां से निकल जाएगा और C2H5 इसकी जगह आ जाएगा।
ये H यहां से निकल करके ये जो बचा हुआ OH है उसके साथ जुड़ जाएगा। H और OH जुड़ेंगे तो वाटर बन जाएगा। लेकिन जब ये दोनों जुड़ते हैं तो देखिए क्या बनता है, देखिए क्या बनेगा, CH3COO। ये हमारे पास यहाँ पर CH3COO था, इसमें से हाइड्रोजन हट गया है। हाइड्रोजन के हटने का कारण क्या है, किसकी प्रेजेंस, C2H5 की प्रेजेंस, इथाइल ग्रुप की प्रेजेंस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, CH3COO, ये था CH3COO, हाइड्रोजन हट गया और C2H5 आ गया, ये यहां पर आ गया, देखिए हाइड्रोजन को हटा करके CH3COO C2H5 ये बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इथाइल एसीटेट। एथाइल, ये देखिए एथाइल हो गया और 2 कार्बन है और COO है, एसीटेट, एथाइल एसीटेट रहेगा ये। और एथाइल एसीटेट क्या है, सामान्यतः एक एस्टर है। क्या बोलेंगे इसको, एस्टर बोलेंगे, हिंदी में भी इसको एस्टर ही बोला जाता है, एस्टर। तो एस्टर बना यहां पर। अब आप कहेंगे कि जो एस्टर है ऐसे क्या खासियत, देखिए एस्टर जो होते हैं ना, इनमें भीनी भीनी मीठी खुशबू आती है, इनकी जो स्मेल है वो फ्रूटी स्मेल होती है, जैसे फलों की स्मेल होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारे खाने की चीजें जिनमें कोई फ्रूट्स का कंटेंट इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी उनमें फ्रूट जैसी स्मेल आ जाती है। आपने कैंडी अर्थात टॉफी तो खा के देखी होंगी, किसी में सेब जैसी खुशबू आ जाती है, किसी में संतरे जैसी खुशबू आ जाती है। आपने सोचा है कि उसमें संतरा तो डाला हुआ नहीं है, फिर भी संतरे जैसी खुशबू कहां से आ रही है। देखिए वो आर्टिफिशियल जो स्मेल होती है वो एस्टर की वजह से होती है। एस्टर को फ्रूटी स्मेल के लिए जाना जाता है, स्वीट स्मेल के लिए जाना जाता है, और जहां पर भी हमें स्मेल का इस्तेमाल करना है वहां पे एस्टर का इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से इस अभिक्रिया को हमारे लिए अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जो अभिक्रिया है जिसमें अल्कोहल किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बना देता है, उस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, आपको याद रखना होगा, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। ये देखिए लिखा मैंने यहाँ पे एस्ट्रीकरण, और इंग्लिश में हम बोलेंगे एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस होगी ये। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि जो एथेनॉल है वह किस प्रकार से रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। यहां पर हमने 5 इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़े। पहले रासायनिक गुणधर्म में हमने अध्ययन किया कि एथेनॉल का दहन करवाते हैं तो क्या बनता है। जब हम एथेनॉल का दहन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और ऊष्मा बनती है। ऊष्मा बनने की वजह से हम एथेनॉल को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अध्ययन किया कि हम एथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या होता है। जब हम एथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाती है, लेकिन वो अभिक्रिया पोटासियम डाइक्रोमेट या पोटासियम परमैंगनेट की उपस्थिति में होती है गर्म करने पर, और क्या बनाती है, और वहां पे बनाती है एथेनोइक अम्ल, ये बनता है वहां पर। इसके अलावा हमने तीसरा पढ़ा सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। जब हम एथेनॉल को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है हाइड्रोजन गैस के साथ। फिर हमने चौथा गुणधर्म अध्ययन किया। चौथे गुणधर्म में हमने पढ़ा कि हम डिहाइड्रेशन अगर एथेनॉल का करते हैं, एथेनॉल का निर्जलीकरण करते हैं, वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर होता है। तो हम जब ये परिस्थिति एथेनॉल को देते हैं तो किस में बदल जाता है, एथीन में बदल जाता है, C2H4 बना देगा एथेनॉल। एक और लास्ट हमने अध्ययन किया एथेनॉल की एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया। एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एस्टर बनता है। आइए अब हम देखते हैं कि एथेनॉल को हम कहां कहां पर अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, अर्थात एथेनॉल के उपयोग। एथेनॉल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत सी जगह काम आता है। जैसे सबसे पहले हम अध्ययन करें, हमने पढ़ा एथेनॉल को जब हम दहन करवाते हैं तो ऊष्मा बनती है, उसी वजह से हम एथेनॉल का उपयोग किस तरह से करते हैं, ईंधन के रूप में। हम लिखेंगे इथेनॉल के उपयोग अगर हमसे पूछे जाते हैं तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है।
क्योंकि एथेनॉल को जलाते हैं तो ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा उपयोग, एथेनॉल जो होता है बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, इसलिए विलायक के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पदार्थों को घोलता है जो जल में नहीं घुलते। जैसे अगर हमें रबड़ घोलना है, रबड़, हमें पेंट को घोलना है, पेंट, देखिए ये रबड़ पेंट जो होते हैं ये जल में नहीं घुलते, लेकिन अगर हम एथेनॉल ले लें और रबड़ को और पेंट को घोलना चाहें तो घुल जाएगा। तो रबड़ और पेंट के विलायक के रूप में, अर्थात रबड़ और पेंट को घोलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। आइए हम चलते हैं तीसरे उपयोग की तरफ। एथेनॉल का उपयोग बहुत सारे पदार्थों को बनाने में किया जाता है। जैसे देखिए एथेनॉल से हम क्या क्या बना सकते हैं, इसका उपयोग पेंट बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, कफ सिरप बनाने में, कफ सिरप अर्थात खांसी की दवाई उसको बनाने में, और बहुत सारे चीजें बनाने में हम एथेनॉल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयां भी इससे बनाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग विस्की, वाइन, इनको बनाने में भी किया जाता है। जो विस्की होती है, वाइन होती है या बियर होती है, उनमें भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। जो विस्की है उसके अंदर 35% तक एथेनॉल होता है, और जो बियर होती है उसके अंदर 6% तक क्या होता है, एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल का उपयोग विस्की बनाने में, बियर वगैरह जो मादक द्रव पदार्थ है उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक उपयोग इसका और भी अति महत्वपूर्ण है, वह क्या है, देखिए जो एथेनॉल है ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थात सूक्ष्म जीवों का नाश करता है, मार देता है। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं इसका अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी होगा जो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं तो वो कॉटन लेकर के, रुई लेकर के एक लिक्विड में डुबोते हैं, और उस लिक्विड में डुबोने के बाद वो वहां से स्किन को साफ करते हैं, त्वचा को साफ करते हैं, फिर इंजेक्शन देते हैं। वो किससे भिगोते हैं उस रुई को, वो उस रुई के टुकड़े को एथेनॉल में ही भिगोते हैं। एथेनॉल में भिगोने के बाद वो स्किन को साफ करते हैं ताकि स्किन के सारे जर्म्स अर्थात सूक्ष्म जीव, जीवाणु वहां से हट जाएं। तो एथेनॉल सूक्ष्म जीवों का नाश करने में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल है और अल्कोहल में ये गुण होता है। तो डॉक्टर इसका उपयोग अपने जो यंत्र है उनके, जिनसे वो ऑपरेशन करते हैं, सुई है, इंजेक्शन देते हैं, उनको स्टरलाइज करने में अर्थात उनको जीवाणु रहित करने में उपयोग करते हैं। ये हमारे पास इस प्रकार से एथेनॉल के उपयोग थे। आपसे पूछा जाए एथेनॉल का उपयोग तो वहां पर आप ये सब बता देंगे। देखिए एक होता है विकृत अल्कोहल अर्थात विकृत एथेनॉल। मैं यहां पर लिख रहा हूं विकृत अल्कोहल अर्थात हम वहां पर विकृत एथेनॉल भी कह सकते हैं। क्या होता है विकृत अल्कोहल? ये जो अल्कोहल है अभी आपको बताया कि इसको हम विस्की में, वाइन में, बियर में, इनमें इस्तेमाल करते हैं। जो अल्कोहल है अर्थात एथेनॉल है, ये नशीला पदार्थ होता है। तो इस नशे की वजह से बहुत सारे जो लोग होते हैं इसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं अर्थात इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, एथेनॉल में अर्थात अल्कोहल में कुछ विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जैसे मेथेनॉल, कॉपर पायरिडीन। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो एथेनॉल में अर्थात अल्कोहल में मिला देंगे तो वो विषैला हो जाएगा, फिर वो पीने लायक नहीं रहेगा, और जब हम उसको पी नहीं पाएंगे तो उसका मिसयूज रुक जाएगा अर्थात दुरुपयोग नहीं होगा। ऐसे अल्कोहल को जिसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर पायरिडीन या मेथेनॉल जैसे विषैले पदार्थ मिला दिए गए हैं, उस अल्कोहल को विकृत अल्कोहल कहते हैं अर्थात डीनेचर्ड अल्कोहल।
इंग्लिश में बोलेंगे हम उसको डीनेचर्ड अल्कोहल। आज के लेक्चर में आपको बताया गया एथेनॉल के बारे में। आशा है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या के हल के लिए अपने अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं।